जी बताइए, अगर स्क्रीन शेयर हो रही है आपको चैट बॉक्स में मुझे बता दें। तो ठीक। ओके, तो पीएफ एयरमैन कोर्सेज की प्रिपरेशन इंशाल्लाह आज से हम जो है को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी डेमो क्लास है। वैसे तो अब अपने स्टूडेंट्स हैं हमारे, लेकिन हमने ये सोचा कि मतलब हम हर एक स्टूडेंट के लिए जो है आज का ये डेमो क्लास रख लें। बाकी पीएफ कोर्सेज जो है ये आपको पता है कि मतलब मैट्रिक बेस पर एफएससी बेस पे दोनों मैट्रिक जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में अनाउंस होते हैं पोस्ट। ठीक है, तो ये मैट्रिक के बेस पे है एयरमैन। इसके डिफरेंट पोस्ट हैं, मतलब कि हर कैंडिडेट जो है वो डिफरेंट पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो ये है कि मतलब ये एरोट्रेट के नाम से भी हम इसे जो है कह सकते हैं कि मतलब एरोट्रेट की पोस्ट भी है कहलाते हैं। अभी प्रीवियस टाइम जो रिसेंटली 12 जनवरी को कोर्सेज अनाउंस हुए हैं 2026 में। तो इसमें यह है कि जो एरोट्रेट के नाम से जो पोस्ट थी उसे दो पोस्ट में ये तकसीम किया गया है। एक हमारे पास एरोटिक है और दूसरा एरो सपोर्ट है। ठीक है। एरोटिक और एरो सपोर्ट में, एरोटिक में वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि उनकी एज 15.5 साल से लेकर 19 साल तक हो। तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन इस एज के दरमियान अगर किसी की एज नहीं है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकता। मैट्रिक में आपके कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जो है और अंग्रेजी में आपके 65% से कम मार्क्स ना हो। अगर किसी के 65% से कम मार्क्स होते हैं तो फिर वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। इसी तरह एरो सपोर्ट की भी जो है एज रिक्वायरमेंट इसकी 17 से लेकर 20 तक है। तो इसके लिए भी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मतलब आपके मार्क्स 65% होने चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो और इंग्लिश हो। ये फोर सब्जेक्ट इसलिए इंक्लूड किए गए हैं कि आपका टेस्ट का सिलेबस भी इसी में है। ठीक है। तो इसी वजह से ये सब्जेक्ट जो है इसमें इंक्लूड है और इसमें आपके 65% से मार्क्स जो है वो इस तक होने चाहिए, इससे अबाव हो। इसके बाद पीएफएनडीआई पोस्ट है जो कि मैट्रिक साइंस हो आपको, और कम से कम उसमें भी 65% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। बाकी वही सेम सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश भी मेंशन है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह इंग्लिश में 65% मार्क्स। सिक्योरिटी के पोस्ट के लिए जो है आपका 15.5 17.5 से लेकर 21 साल तक एज होनी चाहिए। और यहाँ पे कद भी मेंशन है हर एक पोस्ट के लिए। जो एरोटिक की पोस्ट के लिए हाइट है तो वो 163 सेंटीमीटर से लेकर 185 सेंटीमीटर तक है, या 188 सेंटीमीटर तक। ये कम से कम 5 फीट और 2 इंच जो है ये हाइट बनती है। ठीक है। इसी तरह एरो सपोर्ट के लिए भी सेम है। पीएफएनडीआई के लिए 178 से लेकर 188 तक। ये करीबन 5 फीट और 8 इंच या 9 इंच जो है अगर किसी की हाइट है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसी तरह सिक्योरिटी के लिए भी हाइट जो है वो 175 से लेकर 188 तक है। फिर इसके बाद एमटीडी की पोस्ट है, तो एमटीडी जो कि ड्राइवर की पोस्ट है ये, तो इसके लिए भी एज जो है वो 17.5 से लेकर 21 साल तक है। ठीक है। और इसी तरह अगर किसी के साथ एचटीवी या एलटीवी का लाइसेंस है तो फिर वो अगर 18 से लेकर 23 ईयर्स तक उसके जो एज है वो इस दरमियान है तो वो अप्लाई कर सकता है। हाइट इसके लिए जो है 168 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक है। ठीक है। मार्क्स जो रिक्वायरमेंट है तो वही 65% मार्क्स मैट्रिक में होनी चाहिए। और इंग्लिश में 65% मार्क्स लाजमी है। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सब्जेक्ट भी इसमें 60% नंबर जो है वो होने चाहिए। इसी तरह फायर फाइटर के जो पोस्ट है तो फायर फाइटर के लिए भी 17.5 से लेकर 21 साल तक जो है वो एज रिक्वायरमेंट है। वही एचटीवी अगर एलटीवी किसी के पास है तो 18 से लेकर 23 तक का जो है एज रिक्वायर्ड है उसके लिए। और हाइट जो है वही 168 से 188 तक है, और नज़र जो है वो 6/6 होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे फायर फाइटर के लिए भी एज रिक्वायर जो मार्क्स रिक्वायर है तो वो 65% इंग्लिश में, और बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में और इंग्लिश में जो है 60% मार्क्स। इसके बाद मेडिकल असिस्टेंट है, तो ये मेडिकल असिस्टेंट पहले ये पोस्ट नहीं होती थी। रिसेंटली अभी ये अनाउंस हुई है। पहले फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट होती थी जो कि उसमें फीमेल अप्लाई कर सकती थी। इस दफ़ा मेडिकल असिस्टेंट जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो जो कैंडिडेट भी जो है उसने मैट्रिक साइंस में पास किया हो
तो वो एलिजिबल है इसके लिए। बतौर नर्स आप जो है यहाँ पे अपने खिदमात अंजाम दे सकते हैं। तो इसके लिए भी मैट्रिक में जो है 70% कम अज़ कम मार्क्स होने चाहिए। और बायोलॉजी यहाँ पे इंक्लूड है क्योंकि मेडिकल फील्ड है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट लाजमी है, तो उसमें 70% मार्क्स होने चाहिए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश में जो है 65% मार्क्स आपके होने होने चाहिए। एज जो है वो 17 से लेकर 20 तक है। और बाकी कद जो इसकी रिक्वायर्ड है तो वही 163 से 188, मतलब कि 5 फीट 2 इंच वाले जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी असिस्टेंट ये भी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। तो इसमें जो अहलियत रखते हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड किसी को जानकारी हो, तो वो इस फील्ड में अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए भी मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस अगर किसी ने पढ़ा हो तो वो 65% मार्क्स उसके होने चाहिए। कंप्यूटर साइंस में उसके 670% मार्क्स। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश में 65% मार्क्स है। और इसी तरह ये फाटा वाले जो रीजन्स के कैंडिडेट्स हैं, या इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के या बलूचिस्तान के, तो उन उम्मीदवारों के लिए ये इसमें जो है कमी कर दी गई कि मतलब अगर किसी के मार्क्स 50% भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश में अगर किसी के मार्क्स 40% है तो वो भी फिर अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये वाले जो रीजन्स है, गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान और जो फाटा वाले हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हैं, तो इनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये मतलब इन मार्क्स में ये कमी कर दी गई है। इसके साथ फिजिकल टेस्ट भी अभी जो है इसमें इंक्लूड हो चुका है। पहले फिजिकल टेस्ट नहीं होता था, लेकिन रिसेंटली जो दो वैकेंसीज गुजरी है तो उसमें फिजिकल टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया गया है। रनिंग जो है वो इसकी 1 मील है, मतलब कि 1.6 किलोमीटर है, उसके लिए 8 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे। पुशअप जो है वो 15 करनी है और 2 मिनट्स में करनी है। चिनअप जो है वो भी 3 करनी है और 2 मिनट्स में। इसी तरह रिच अप जो है, या मतलब इसे सिटअप भी कहा जाता है, तो वो 20 करनी है और वो भी 2 मिनट्स में करनी है। ठीक है। तो बाकी जहाँ पे जो है मराहत लिखी गई है कि मतलब जो भी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग करेगा तो फिर उनके लिए कौन से ऐसे फैसिलिटीज़ है जो कि बतौर सर्विस उनको वो फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड होगी। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इस पोस्ट के रिलेटेड है। और बाकी अगर किसी का मैट्रिक है तो वो ये अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज अगर मैट्रिक से कम तालीम है किसी की तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी अगर एफएससी वाले भी है लेकिन अगर उनकी एज रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट पैटर्न और सिलेबस है, तो इंटेलिजेंस पोर्शन इसमें लाजमी है। वर्बल नॉन वर्बल के कंबाइन एमसीक्यूज होते हैं, 100 एमसीक्यूज, उसके लिए 40 मिनट्स रिक्वायर होते हैं। एकेडमिक में जो है इंग्लिश फिजिक्स और मैथ्स या बायोलॉजी ये सब्जेक्ट इंक्लूड है। मतलब बायोलॉजी उनके लिए है कि जिन मेडिकल असिस्टेंट वाले हैं जो है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मतलब मेडिकल असिस्टेंट में अगर किसी ने अप्लाई किया तो फिर वो मैथ्स सब्जेक्ट के बजाय बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसका एमसीक्यूज जो है वो मतलब उसके कंडक्ट किए जाएंगे। तो इंग्लिश में 50 एमसीक्यूज है, 25 मिनट्स। इंटेलिजेंस पोर्शन के दोनों कंबाइन एमसीक्यूज होंगे तो 100 एमसीक्यूज है, उसके लिए 40 मिनट्स रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह फिजिक्स के फिर 25 एमसीक्यूज हो जाते हैं, मतलब कि ये हाफ हो चुके हैं और उसके लिए टाइम 20 मिनट है। और मैथ्स या बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, तो अगर कोई मैथ्स मतलब किसी ने एरोटेक एरो सपोर्ट या इसी तरह पीएफएनडीआई या स्पोर्ट्स रिलेटेड या सिक्योरिटी में अप्लाई किया है तो वो मैथ्स का सब्जेक्ट जो है उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। जो मेडिकल असिस्टेंट तो उसका बायोलॉजी होगा, तो उसके लिए 25 एमसीक्यूज और 20 मिनट्स रिक्वायर्ड है। तो ये सारा टेस्ट पैटर्न सलेबस और जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हवाले से हमने बात की। अभी जो है आज की जो हमारी क्लास है तो हम फिजिक्स की क्लास कंडक्ट करेंगे। तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज जो है ये वही एमसीक्यूज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जी इंशाल्लाह मैं जो है आपके सारे आंसर की जो रिस्पॉन्स है वो लास्ट में दूंगा। अभी हम क्लास जो है वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारे पास टेम्परेचर है, क्योंकि आपको पता है कि बेस फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास करीबन जो है 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है। जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास लेंथ आ जाता है। ठीक हुआ। इसके अलावा मास और फिर टाइम है। इसके साथ है टेम्परेचर। मैं शार्टली लिख लूँगा। ठीक है। टेम्परेचर जो है इलेक्ट्रिक करंट है इसमें, लुमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है ये हमारे पास करीबन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्लूड इंक्लूड है, तो इसी वजह से हमारे पास टेम्परेचर करेक्ट आंसर है। बाकी डेंसिटी वॉल्यूम और जो वेलोसिटी है तो ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये मास और वॉल्यूम के जो डिवीजन की है तो इसी वजह से डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है।
इसके अलावा वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब के बराबर है, तो 3 टाइम्स लेंथ को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। और जो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। मीटर और टाइम को डिवाइड करके या लेंथ टाइम को डिवाइड करके वेलोसिटी जो है वो डेराइव क्वांटिटी हमारे पास है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूमेरल्स, ये एक नंबर गिवन है आपके सामने जो कि सिग्निफिकेंट फिगर में है या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है। तो इसमें कितने जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। तो देखिए, आपने ये याद रखना है कि जो नंबर हमारे पास गिवन होता है उसमें ये जो पोर्शन है, मतलब जो 10 पावर फॉर्म में है, ये कभी भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ये जो हमारे पास मैंटिसा है, इसे हम मैंटिसा कहते हैं। तो ये इसमें जितने भी फिगर्स है, तो फिर हम देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पे लगाए, तो उस हिसाब से हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे। अभी ये वाली जो आपके सामने वैल्यू गिवन है, तो असल में इसमें ये जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, आपके पास हमेशा नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। तो इसमें ये फर्स्ट जो 3 जीरोज है, ये इस ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। मतलब कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये पॉइंट अगर हम यहाँ से लेकर इस नॉन जीरो डिजिट के पास ले आए, मतलब इसके बाद लगा ली जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो इस तरह बन जाएगा 2.34। तो मतलब कि हमारे पास जस्ट यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कभी जीरो जो है वो हमारे पास नंबर के दरमियान है, फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह होता है कि 20034, तो फिर ये जीरोस भी इसमें इंक्लूड है, मतलब यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू होता कि 234 और 00, तो इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखिए, आपको पता है कि जब भी किसी नंबर के नंबर में पॉइंट ना हो या डिसिमल पॉइंट ना हो, तो उसके लास्ट में पॉइंट मौजूद होते हैं। और अगर हम इसको यहाँ पे ले आए तो ये 2.34 वही बन जाएगा। लेकिन हम तो 4 डिजिट्स यहाँ पे आ चुके हैं ना, तो बस इसमें ये सारे इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे भी होंगे। लेकिन इस वाले फिगर नंबर में या न्यूमेरल में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो है 3। इसके बाद है 34 मेगावाट। ये मेगा जो है ये प्रीफिक्स है, और ये वाट जो है आपको पता है पावर का यूनिट है। तो 34 मेगावाट को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये किस के इक्वल है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू गिवन है, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्यों इसके बराबर नहीं है, ठीक है। असल में देखें, मेगा की वैल्यू हमारे पास जो प्रीफिक्स है, तो इसमें हमारे पास मेगा की वैल्यू 10 पावर 6 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देख ले तो 10 पावर 5 लिखा है, तो इसी वजह से ये इनकरेक्ट, और बाकी 34 वही सेम है। अगर यहाँ पे हम देख ले तो 3.4 लिखा है और 10 पावर 6 लिखा है। मतलब ये कि इस 34 में यहाँ पे तो कोई भी पॉइंट नहीं था ना, तो यहाँ पे इन्होंने 3.4 लिख लिया। तो मेगा की वैल्यू अगर हम 10 पावर 6 लिख लें, ठीक है, और ये पॉइंट जब दरमियान में आ चुका, तो मतलब ये कि ये पॉइंट पहले यहाँ पे था, लास्ट में था, और फिर यहाँ पे उन्होंने लिखे, तो इसी वजह से 3.4 बना। और जब भी आप याद रखें कि जब भी हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की साइड पे डिस्प्लेस करते हैं, तो जितने नंबर हमने डिस्प्लेस किया होगा उसी हिसाब से हम 10 पावर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 10 पावर+1 आएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, तो ये +1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 10 पावर 6 इसके साथ, तो दोनों बेस सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगे, 10 पावर 7 आ जाएगा। और 3.4 जो है हमारे पास, फिर ये बराबर होगा किसके, ये 34 मेगावाट के। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 10 पावर 6, इसी वजह से ये रॉन्ग है। अगर इसको देख ले यहाँ पे, तो देखिए पॉइंट जो है लास्ट में वही है ना, तो दो नंबर्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको कि 34 है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको मैं डिस्प्लेस कर दूँ 3 नंबर्स, मतलब ये जीरो इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा ना, कि अगर नंबर से हम यहाँ पे लेंगे तो जीरो भी लगाएंगे, और ये जीरो अपनी जगह। तो देखिए, हमने 3 नंबर्स डिस्प्लेस कर दिए, तो पहले तो 10 पावर 6 जो है मेगा की वैल्यू है हमारे पास, और जब 3 नंबर डिस्प्लेस कर दिए तो इसके साथ हम 10 पावर 3 मजीद लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि राइट से लेफ्ट के साइड पर डिस्प्लेस हुआ है। तो ये बन जाएगा 0.034, और वही मल्टीप्लाई 10 पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। और वाट जो है वो लग जाएगा इसके साथ, तो इसी वजह से ये वाला करेक्ट है अभी। और ये वाला भी इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो डिस्प्लेस हुआ है लेकिन 2 डिजिट डिस्प्लेस हुआ है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे फिर 10 पावर 8 अगर होता तो फिर करेक्ट होता, लेकिन ये वाला भी रॉन्ग है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू को देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी आल्सो विद इट्स काज इज कार्ड। कोई बॉडी मोशन में है और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, तो मतलब जो भी बॉडी मोशन में हो उस स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन अगर हम उसके काजेस भी डिस्कस करें, काजेस का मतलब ये है कि मोशन क्यों पैदा हुई है किसी भी बॉडी में। फॉर एग्जांपल, मतलब फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है, या इसी तरह कोई और सोर्स है जिसकी वजह से बॉडी में मोशन जो है वो प्रोड्यूस हुई है।
तो उसके काजेस के साथ अगर हम किसी बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं फिर वो हमारे पास डायनेमिक कहलाता है। लेकिन अगर हम किसी बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं तो फिर वो मैकेनिक्स कहलाता है। लेकिन अगर हम काजेस डिस्कस ना करें और बॉडी की मोशन को डिस्कस सिर्फ करें तो फिर वो काइनेमैटिक्स कहलाता है। ठीक है। काजेस के साथ डिस्कस करते हैं तो डायनामिक्स कहलाएगा, काजेस के बगैर डिस्कस करते हैं तो काइनेमैटिक्स कहलाएगा, और जो मोशन हम किसी बॉडी की डिस्कस करते हैं तो हमारे पास मैकेनिक्स कहलाएगा। थर्मोडायनेमिक्स आपके पास पता है, आपको पता है कि मतलब ये क्या है? थर्म का मतलब होता है हीट। तो मतलब वो मॉलिक्यूल जो कि हीट की वजह से मोशन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर हम चूल्हे वगैरह पे किसी बर्तन में जो है पानी को उबालने के लिए रखे तो आपको पता है कि पानी जो है वो कोल्ड रहता है, लेकिन जैसे ही उसको नीचे से हीट मिलती है तो मुसलसल जो उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो किस वजह से हरकत करना स्टार्ट करते हैं? हीट उसे मिल रही है। ठीक है। तो हीट की वजह से जो मॉलिक्यूल्स अपनी हरकत परफॉर्म करते हैं तो वो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो इसी वजह से थर्मोडायनेमिक जो है हमारे पास हीट के वजह से जो मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं उससे रिलेट है। विच साइंटिस्ट इन्वेंट पिन होल कैमरा? तो ये हमारे पास इब्न अल हैतम, या इसे कोई इब्न अल हाशिम भी कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो है पिन होल कैमरा डिस्कवर किया है, या इन्वेंट किया है, सॉरी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है। 0.01 सेंटीमीटर जो है ये लिस्ट काउंट हमारे पास मतलब ये वर्नियर कैलिपर का नहीं है, 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर का है। 1 मिलीमीटर जो है ये आम रूलर जो हमारे पास होते हैं, या जो रूलर वगैरह या स्केल वगैरह है, तो उसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। और 0.1 सेंटीमीटर जो है, तो ये लिस्ट काउंट हमारे पास, मतलब अगर इस वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट को हम सेंटीमीटर में लिख ले तो फिर वो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। जो कि ये मतलब वर्नियर कैलिपर का है, तो यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसी वजह से ये रॉन्ग है। बाकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्क्रू गेज का क्या है? तो स्क्रू गेज का हमारे पास मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है। ये मिलीमीटर में आ जाएगा। और जो हमारे पास इसका सेंटीमीटर में है तो फिर ये 0.001 आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये स्क्रू गेज के लिए है। ठीक है। ये दोनों सेंटीमीटर में 0.001 और मिलीमीटर में 0.01। यहाँ पे अगर हम देख लेना तो मतलब इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर करीबन मिलीमीटर में 10वां हिस्सा जो है वो मेजर कर सकता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देख ले तो स्क्रू गेज जो है वो मिलीमीटर में 100वां हिस्सा जो है वो मेजर कर सकता है। मतलब कि पॉइंट की जगह हम अगर हम 1 लिख ले और पॉइंट के बाद 2 डिजिट से तो 2 जीरो लिख ले, तो इससे मालूम होगा कि ये जो है 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकता है। और ये जो है हमारे पास सिर्फ 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है। तो ये वाला जो है ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हमारे पास देता है, जो कि स्क्रू गेज है। तो बस यहाँ पे अभी वर्नियर कैलिपर के रिलेटेड, तो इस वजह से इसका लिस्ट काउंट जो है वो क्या है? 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट है द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट यहाँ पे ई जो है वो मिसिंग है। लिस्ट काउंट ही वही वैल्यू है जिसके जरिए मतलब जो मिनिमम मेजरमेंट हमारे पास होती है और उसकी जो कम से कम वैल्यू आ जाए तो वही उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। जिस तरह ये वाली वैल्यू है ना, कम से कम मेजरमेंट जो है हम 0.1 मिलीमीटर तक वर्नियर कैलिपर के जरिए कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये लिस्ट काउंट है। फिर द लिस्ट काउंट ऑफ एनालॉग स्टॉप वॉच इज। तो ये हमारे पास 0.1 सेकंड है। मतलब कि एनालॉग स्टॉप वॉच जो जिसमें नीडल होती है, ठीक है, जो फॉर मतलब नीडल वाले जो स्टॉप वॉच होती है तो वो एनालॉग कहलाती है, और जो डिजिट्स वाले होती है जो नंबरिंग जिसमें काउंट होती है तो वो वाले हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच पर कहलाती है। तो जो इसका लिस्ट काउंट है तो वो हमारे पास क्या है? 0.1 सेकंड। मतलब कि इसके जरिए हम सेकंड का 10वां हिस्सा मेजर कर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली स्केल। तो वो हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। आपको पता है मैग्नीट्यूड जो है ये एक नंबर होते हैं और इसके साथ अगर हम कोई प्रॉपर यूनिट लगा लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि 5 किलोग्राम। तो देखिए ये 5 किलोग्राम, और अगर फॉर एग्जांपल मैं शुगर की बात करूँ कि 5 किलोग्राम शुगर हमारे पास है, तो देखिए ये इसका 5 नंबर है और किलोग्राम यूनिट है। तो जो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से जो है हम डिस्क्राइब कर सके तो वो हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि ये स्केलर जो क्वांटिटी है वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि इसमें हम किसी डायरेक्शन वगैरह का जिक्र ही नहीं करते। अभी तो मैं इस तरह नहीं कह रहा ना कि 5 किलोग्राम शुगर को मैंने ऊपर की तरफ मेजर किया, नहीं। बस हम 5 किलोग्राम शुगर को मेजर करते हैं, बाकी ये नहीं कहते कि किस साइड पे मेजर किया। तो इसी वजह से ये हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है।
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो है जो कि मैग्नीट्यूड भी उसका डिस्क्राइब हो और डायरेक्शन भी साथ साथ उसका डिस्क्राइब हो। रेस्ट किसे कहते हैं कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। कोई मतलब ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट पोजीशन उसकी कहलाती है। और फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जो कि मेजरेबल हो, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेंथ हुआ, ये मास हुआ, टाइम हुआ, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता ही एक्सेलरेशन जो है वो क्या है कि जो जब चेंज इन वेलोसिटी आ जाए, चेंज इन वेलोसिटी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी का यूनिट तो हमारे पास मीटर पर सेकंड है ना। और अगर मैं इस जो टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ। तो जब ये वाला डिवीजन मल्टीप्लाई की शक्ल में आएगा तो इस तरह आ जाएगा, मीटर पर सेकंड और मल्टीप्लाई 1/सेकंड। ये जो क्वांटिटी है ये डिवीजन में आ जाएगी, तो वही इससे आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी वजह से एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी इन सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय। तो ये किस वजह से इंक्रीज होती है सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी बॉडी में? तो ये जब मास इंक्रीज होगा तो इसी वजह से हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होगा। क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम किस तरह लिख लेते हैं, -mv² बाई आर लिखते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे माइनस इग्नोर कर लेंगे। तो -mv²/r, तो यहाँ पे देख लीजिए मास का और जो है फोर्स का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है ना। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसी तरह when a bus suddenly stops due to dash, man receives an impulsive in forward direction। अच्छा, यहाँ पे जब कोई बस जो है वो अचानक रुक जाती है तो किसी भी जो भी बंदा होता है तो उसको एक झटका सा लग जाता है और वो आगे की तरफ पुश हो जाते हैं। तो असल में ये कौन सा लॉ है? तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये असल में न्यूटन की फर्स्ट लॉ है। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि इनर्शिया, आपको पता है इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की कि वो रेजिस्टेंस बनती है किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के लिए। तो जब तक बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में मौजूद है तो इनर्शिया भी यही चाहता है कि ये रेस्ट की हालत में ही रहे, इसमें कोई चेंज ना आए इसके स्टेट में, मतलब ये मोशन में जो है ना आ जाए। तो रेस्ट में होते हुए ये उसकी मोशन के लिए अपोजिशन बनती है, ये इनर्शिया है, ठीक है। या अगर कोई बॉडी पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है, यहाँ पे ये वर्डिंग मैं यूनिफॉर्म मोशन का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती। एक्सेलरेशन इस वजह से पैदा नहीं होती क्योंकि उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। तो जब किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज ना आए तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी जा रही है तो इनर्शिया भी यही चाहता है कि ये बस अभी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे और रेस्ट रेस्ट में ना आए। तो इसकी रेस्ट की स्टेट के लिए रुकावट बनती है, तो इस वजह से हमारे पास जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे इनर्शिया कहते हैं। और जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी हम यही डिस्कस करते हैं कि जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो इसी वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करती। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम डैश मीटर्स हाइट, इट मीट द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड। तो ये 3 सेकंड के बाद ज़मीन से टकराएगा कि अगर बॉडी डैश हाइट से गिर जाए। तो इसके लिए मतलब अभी हमें पता नहीं है, सिर्फ टाइम गिवन है कि अगर कोई बॉडी 3 सेकंड के बाद ज़मीन से टकरा जाए तो आप ये बता दें कि ये कितने हाइट से हमने इसे फेंका है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला ये है ना कि आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, S = VIT + ½ AT²। ये हमारे पास इसके लिए इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एच की जगह हम हाइट कंसिडर कर लेंगे, बाकी वी आई टी अपनी जगह आ जाएगा और प्लस हाफ लिख लेंगे। और एट ए की जगह यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज होगा, जी आ जाएगा यहाँ पे, और ये T², ठीक है। अभी इसमें हम वैल्यूज की पुटिंग कर देते हैं। तो एच हमने फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट में जब बॉडी रेस्ट में होती है, मतलब अगर किसी बंदे के हाथ में है वो, तो उसके लिए तो फिर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी ना, ठीक है। और टाइम यहाँ पे कितना है, 3 सेकंड है। बाकी प्लस हाफ, और यहाँ पे जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 है। और इसके साथ टाइम कितना है, वो 3 है। तो मतलब T² है तो थ्री थ्री टी का अगर हम स्क्वायर मतलब 3 का अगर स्क्वायर ले ले तो उससे 9 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 और 0 जब मल्टीप्लाई होंगे तो इससे तो 0 आ जाएगा।
और बाकी ये प्लस अपनी जगह, और ये जो हाफ है तो मतलब ये टू नीचे है, तो ये मैं इस तरह कर सकता हूँ कि टू वन जार टू, और जब 9.8 को भी टू पे डिवाइड कर देते हैं तो इससे आ जाएगा 4.9। तो मतलब मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, जीरो प्लस यहाँ पे ऊपर 4.9 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 9 भी है। तो जब 4.9 और ये 9 मल्टीप्लाई होंगे तो इससे आ जाएगा 44.1, और बाकी प्लस जीरो है तो बस जीरो को भी ऐड कर दे तो इससे आ जाएगा 44.1। तो मतलब कि हमारे पास टोटल हाइट जो है वो कितनी होगी फिर, 44.1 किसी ने मतलब इसको 44.1 हाइट से फेंका है। इसके बाद है लिमिटिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज डैश देन रोलिंग फ्रैक्शन। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ग्रेटर देन। मतलब रोलिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है कि जो वही कोई बॉडी रोल कर रही होती है तो उस दौरान उस पे जो फ्रैक्शन लगती है तो वो उसकी रोलिंग फ्रैक्शन कहलाती है। और लिमिटिंग फ्रैक्शन वो वाला फ्रैक्शन है ना, कि जब बॉडी रेस्ट की हालत में मौजूद हो, ठीक है, और मुसलसल हम उस पे फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन वो अपने रेस्ट हालत से नहीं हिलती, ठीक है, मतलब मोशन में नहीं आती। या अगर कोई बॉडी पहले से हम इस ठीक है बस रेस्ट वाली हम कंसिडर कर लेते हैं, तो जैसे ही मतलब वो एक लिमिट तक पहुंच जाए, जब वो किसी लिमिट तक पहुंच जाती है तो उस दौरान जैसे ही मतलब हम थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा कर लेना तो वो बॉडी डायरेक्ट रेस्ट से हट के मोशन में आ जाती है, ठीक है। तो जो मोशन और रेस्ट, ये दो हालतों के दरमियान जो उस वक्त फ्रैक्शन होता है उसे हम लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है कि जब बॉडी रेस्ट की हालत में हो और हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा ले और वो एक ऐसे लिमिट तक पहुंच जाए कि उस दौरान जैसे ही हम फोर्स लगा ले तो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट से डायरेक्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए। तो फिर वो वाला जो उसका फ्रैक्शन कहलाता है वो उस पर लिमिटिंग फ्रैक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रैक्शन ही जो है ये स्टैटिक फ्रैक्शन और डायनेमिक फ्रैक्शन के दरमियान वाला जो फ्रैक्शन है इसे लिमिटिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा लिमिटिंग फ्रैक्शन से। और रोलिंग फ्रैक्शन में यह है कि मतलब कोई बॉडी मुसलसल रोल कर रही है जिस तरह गाड़ी के टायर है, तो उस पर जो फ्रैक्शन अप्लाई होती है वो रोलिंग फ्रैक्शन है। तो वो रोलिंग फ्रैक्शन तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बॉडी तो नहीं रुक पाती, वो तो फिर भी चल रही होती है, लेकिन लिमिटिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होती है। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी चेंजेस, ये किस वजह से चेंज होती है कि अगर बॉडी जो है उसके मास के साथ डायरेक्टली रिलेशन और इन्वर्सली विद हाइट हो तब चेंज होगी, या इन्वर्सली विद मास हो और डायरेक्टली विद हाइट हो तो पोटेंशियल एनर्जी फिर चेंज होगी, या इसी तरह डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट हो या नन ऑफ दिस। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है ये हमारे पास वो एनर्जी होती है कि जब बॉडी की जो पोजीशन की वजह से जो बॉडी एनर्जी पोजेस करती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास mgh है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक बॉडी को ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो कोई बाल है हमारे पास, तो अगर मैं उसको ज़मीन से नीचे से ऊपर की जाने फेंक दूं तो जितना ज़्यादा वो ऊपर हाइट कवर करेगा उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वो अपने साथ की रखेगा, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और अगर बॉडी का मास भी ज़्यादा हो तब भी पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट और एम के साथ इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा हाइट ऊपर होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितना ज़्यादा मास भी होगा उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास थे फिजिक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज। उम्मीद है कि हर एक एमसीक्यू जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। बाकी इसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो, या आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने पहले एक्सप्लेन की, या पीएफ कोर्सेज के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। चैट बॉक्स ओपन है, आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आज के सिर्फ हमने ये जो है कुछ एमसीक्यूज कर दिए, इंशाल्लाह इसी तरह हम डेली बेस पे क्लासेस में एमसीक्यूज करते रहेंगे। और हम जो है 9 और 10 का जो कंप्लीट कोर्स है तो उसकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और जो बार बार रिपीट भी होते हैं वो वाले एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बाकी अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आपकी क्यूरी हो। जी,
आप जो है अपनी क्यूरी कर सकते हैं, क्लास में जो है सिर्फ 3.5 मिनट बाकी है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक आपकी कोई क्यूरी नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। बाकी इंशाल्लाह से क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, अगर आप ज्वाइनिंग करते तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर भी आपके साथ जो है वो शो हुआ था, लेकिन ग्रुप में अगर आप ऐड है तो बस मैं दोबारा आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगा। बाकी आप पे डिपेंड है कि मतलब आपकी वो क्लास किस तरह लगी, और जो है आगे ज्वाइनिंग करते आप या नहीं। ठीक है, क्लास हम एंड कर देते हैं। जज़ाकल्लाह।